नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 8 विषय गणित का सैंपल पेपर लेकर के आए हैं। इस प्रश्न पत्र में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्नों का समावेश किया गया है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इस वीडियो के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि वार्षिक परीक्षा में पेपर प्रकार का आने वाला है। इस परीक्षा में गणित विषय के पूर्णांक होंगे 60 और प्रश्न पत्र हल करने का समय होगा 6 घंटे। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न 5 पूछे जाएंगे, जिनका प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। एक संख्या जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q शून्य नहीं है, कहलाती है। क्या कहलाती है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। A पूर्ण संख्या, B प्राकृत संख्या, C परिमेय संख्या और डी अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है और इसमें Q शून्य नहीं है, ऐसी संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। विकल्प सी जो है हमारा ये उत्तर होगा। प्रश्न 2, x के तिगुने और 12 का योग 32 है, का समीकरण क्या होगा? 4 विकल्प दिए। तो इसे हमें हल करना होगा। x का तिगुना यानी x में गुणा करते हैं, कितना आता है? 3x आता है। x में गुणा करने पर आता है। और इसमें 12 का योग का मतलब होता है जोड़, है ना। जोड़ यानी धन का चिन्ह लगाते हैं और 12 का योग करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 32 यानी बराबर 32। इस प्रकार की स्थिति हम देख रहे हैं कि विकल्प डी में है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए 180 डिग्री, बी 270 डिग्री, सी 360 डिग्री और डी 210 डिग्री। तो किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री, इसलिए विकल्प सी जो है हमारा ये जवाब होगा। प्रश्न 4, वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है जिनके इकाई के स्थान पर निम्न अंक। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए इसमें से विकल्प डी है जो हमारा सही जवाब होगा कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 7 और 8 आता है, वे संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप देख सकते हैं किस पार्ट से कितने प्रश्न और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाने हैं। साथ में ही गणित विषय के प्रत्येक अध्याय से जो प्रश्न पूछे जाने हैं, उनके भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाके देखें और परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करें। प्रश्न 5, पुस्तक में 1 की घात 0 धन 2 की घात धन 3 की घात 0 का मान क्या होगा? देखिए संख्या कोई सी भी हो, यदि उसकी घातांक 0 होती है ना, तो उसका मान हमेशा होता है 1, है ना। तो यहाँ 1 की घातांक 0 है, इसका मान हो जाएगा 1। धन 2 की घात 0 का मान हो जाएगा 1। धन 3 की घात 0 का मान हो जाएगा 1। तीनों को जोड़ने पर योगफल कितना आता है? 3। इसलिए विकल्प जो है हमारा सही उत्तर होगा। अब इसके बाद में आपको इस प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न मिलेंगे खाली स्थान की पूर्ति करने वाले, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले, और इसमें से भी प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक। पहला है, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है? देखिए 2
परिमेय संख्याओं के मध्य में अपरिमित परिमेय संख्या होती है। अपरिमित यानी असंख्य, ठीक है, इसे हम असंख्य भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रश्न 7, समांतर चतुर्भुज के असन्न कोण होते हैं, है ना। तो समांतर चतुर्भुज के असन्न कोण कैसे होते हैं? ये होते हैं समपूरक कोण, है ना। समपूरक मतलब क्या होता है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वे कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। प्रश्न 8 है, वर्ग अंतराल की उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर क्या कहलाता है? देखिए यहां पर जब वर्ग अंतराल की बात हो रही है तो उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है वह वर्ग की चौड़ाई कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल की चौड़ाई, है ना। क्या कहलाएगा? वर्ग अंतराल की चौड़ाई या माप। लिखेंगे हम वर्ग अंतराल की चौड़ाई या इसे हम माप भी कहते हैं, चौड़ाई या माप कहलाता है। और जब दो आंकड़ों की हम बात करते हैं, है ना, निम्नतम आंकड़े और उच्चतम आंकड़े, ठीक है, आंकड़े बोले या प्रेक्षण बोले, जब निम्नतम प्रेक्षण और उच्चतम प्रेक्षण का जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं परिसर। लेकिन यहाँ बात हो रही है वर्ग अंतराल की, इसलिए यहाँ पर जो वर्ग होता है उसकी चौड़ाई या माप का उत्तर होगा। प्रश्न 9 है, अंकित मूल्य ऋण खाली स्थान दिया हुआ है बराबर विक्रय मूल्य, यानी अंकित मूल्य में से हम क्या घटाएं कि विक्रय मूल्य प्राप्त हो। तो देखिए अंकित मूल्य में से हम बट्टा घटाते हैं, बट्टा या छूट देते हैं, डिस्काउंट, है ना, यदि ये घटा देते हैं तो जो राशि प्राप्त होती है वह कहलाएगी विक्रय। प्रश्न 10 है, इन्हीं शून्येतर पूर्णांक ए और बी तथा पूर्ण संख्या m के लिए a की घात m भागित b की घात m बराबर क्या होगा। देखिए यहां पर दोनों की घातांक समान है तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a भागित b का मतलब होता है a बटे b और इन दोनों की घातांक हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो है प्रश्न 11 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे और इनमें से प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होगा। काफी छोटे प्रश्न होंगे जिनको हल करना बहुत आसान होगा। तो इसके अंतर्गत प्रश्न 11 है, m का मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 की घात m भागित 5 की घात 3 बराबर 5 की घात 5 हो। तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे, 5 की घात m भागित 5 की घात 3 बराबर 5 की घात 5। देखिए घातांक के नियम के अंतर्गत आता है कि जब आधार समान हो और उनके बीच में भाग की संक्रिया हो तो घातांक के आपस में घट जाती है। यहां पर क्या हो जाएगा, 5 की घात m अब घट जाती है, माइनस आएगा। अब चूंकि ये माइनस है इसलिए हमें लिखना होगा कोष्टक के अंदर 4 से ऋण 3 बराबर 5 की घात 5, ठीक है ना। अब 5 की घात m, अब माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो आता है प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5 की घात 5, ठीक है। अब घातांक का एक नियम और है, क्या है कि जब दोनों पक्षों में, आप देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है ना, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, जब दोनों पक्षों में आधार समान होते हैं तो इनकी घातांकें भी समान होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ लिख सकते हैं आप कि दोनों पक्षों में आधार समान होने पर घातांकें भी समान होगी, जब आधार समान होते हैं तो उनके घात हैं वो भी समान होगी। इसलिए क्या हो जाएगा, m धन 3 बराबर 5, ये दोनों घातांकें समान हो गई। अब इसका धन 3 का हम करेंगे पक्षांतर, तो हो जाएगा m बराबर 5 धन 3 का
पक्षांतर करने पर हो जाता है ऋण 3 प्रकार से, और 5 में से हम 3 घटाते हैं तो आता है 2 प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, m बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक 3 मीटर लंबी लकड़ी की परछाई 4 मीटर लंबी है। उसी समय एक खंबे की परछाई 24 मीटर लंबी, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात। देखिए, जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो इन प्रश्नों में जो पहली लाइन होती है यहां से यहां तक, इसमें 2 चीज आती है। आप देख रहे हैं 3 मीटर लंबी लकड़ी है और उसकी परछाई है 4 मीटर लंबी। इसमें 2 चीज है, लकड़ी है और उसकी परछाई है, दोनों चीज अलग अलग है, इसलिए हमने x और y माना हुआ है। 1 लिखा किस लिए, क्योंकि पहली लाइन में है, इसलिए हमने लिख दिया 1। ठीक है, समझने के लिए बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं मैं इसे प्रश्न हल करने का। तो देखिए x1 कितना आ गया, 3 मीटर, ये हो गई लकड़ी लंबाई हो गई है। अब इसकी परछाई कितनी है, वह है 4 मीटर लंबी है, ये लिखा 4 मीटर लंबी। ठीक है, अब अगली जो लाइन आएगी उसमें से 2 में से एक चीज दी जाएगी, है ना। जैसे हमने x माना है, किसको माना है, लकड़ी की लंबाई को माना है ना। और यहां पर आपको दिया है खंबे की परछाई दी है 24 मीटर, यानी खंबे की ऊंचाई याद करनी है। तो खंबे की ऊंचाई जो है वो हो जाती है x2। ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है, इसको हम n लिख सकते हैं, n मीटर। और खंबे की जो परछाई हमें दी हुई है वह है 24 मीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 24। ठीक है, क्योंकि ऊपर अब लाइन में हमने क्या किया है कि उसकी जो परछाई है ना उसको लिखा हुआ है, तो इसको भी हम परछाई मानेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लकड़ी जितनी लंबी होगी, है ना, उसके अनुपात में ही उसकी परछाई होगी। ठीक है, और उसी समय जो भी दूसरी वस्तु होगी उसकी लंबाई के अनुपात में उसकी परछाई होगी। तो इस प्रकार का जो विचरण होता है उसे हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण, यानी सीधा समानुपात। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे अतः x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका हम रख देते हैं मान। x1 कितना है, 3 मीटर है, 3 बटे x2 n है बराबर y1 कितना है, 4 मीटर है, 4 लिखा, बटे y2 कितना है, 24 है। अब यहां पर हम करेंगे तिर्यक गुणा, यानी तिरछा गुणा, n का गुणा करते हैं 4 में, तो हो जाता है 4n बराबर 3 का गुणा करेंगे हम 24 में, लिख देंगे 3 गुणा। ठीक है, अब इस प्रकार से इसे हम आगे हल कर लेते हैं, n का मान ज्ञात करना है, यहां पर हल कर लेंगे। n बराबर 3 गुणा 24 बटे 4। अब 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4 और 24 जो है 6 बार डिवाइड होता है, या n बराबर 3 गुणा 6, यानी 3 का पहाड़ा बोलेंगे हम 6 बार, होता है 18। इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि अतः खंबे की ऊंचाई 18 मीटर ही है, 18 मीटर है। परीक्षा में भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में जितनी जगह उपलब्ध आपको रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस बार जो है प्रश्न पत्र अलग आएगा और उत्तर पुस्तिका अलग आएगी। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नंबर लिखा हुआ है और उसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग लाइनें दी हुई है, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन जो भी दी जाती है ना। उसी में आपको प्रश्न हल करना है, तो पहले देख लें कि हमारा प्रश्न कितना बड़ा है ना, और इस प्रकार से इसके अब जो है 2 या 3 भाग करके उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। कि अब 20 दिन, पहली लाइन में 2 चीज आ गई हैं, विद्यार्थी और दिन, इसको हम माना x1, तो यहां हो गया x1 100 विद्यार्थी। ठीक है, और उनके लिए भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है, ये हमने दिया 20। समझ ना, तो पहली लाइन से x1 और y1 निकलेगा, x और y दोनों अलग अलग चीजें हैं, 1 इसलिए लगाया गया है जो पहली लाइन में है। अब दूसरी लाइन में आपको सिर्फ 2 में से एक चीज दी जाएगी, दूसरे को ज्ञात करना होगी।
अब कहा गया है कि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं, मतलब 100 विद्यार्थी थे, अब 25 और हो गए, कितने हो जाएंगे, है ना, 100 विद्यार्थी पहले थे, 25 और आ गए, मतलब जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे कितने, 125 विद्यार्थी। तो यहां पर हम लिख देंगे 125 विद्यार्थी। अब इनके लिए जो भोजन सामग्री वह कितने दिन चलेगी, दिन है, तो ये हमें ज्ञात करना है कि हमने देखा कि भाई वो n दिन चलेगी, यहाँ पर दिन लिख दिया, है ना, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, यदि विद्यार्थी बढ़ते हैं, सामग्री वही है, तो क्या होगा, सामग्री जल्दी खत्म हो जाती है। यदि विद्यार्थी कम हो जाते हैं तो वही सामग्री अधिक दिनों तक चलेगी। तो इस प्रकार का जो विचरण होता है, एक चीज घट रही है दूसरी बढ़ रही है, या एक बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। तो इस प्रकार का जो समानुपात होता है उसे हम बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात या व्युत क्रमानुपाती, ठीक है ना। तो यहां हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि सामग्री वह कम दिनों तक चलेगी, ठीक है ना। तो ये हो गई प्रतिलोम समानुपात स्थिति। तो यहां पर क्या करेंगे, x1 बटे x2 लिख देंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है ना, x1 बटे x2 ऐसे ही आएगा, और ये प्रतिलोम है इसलिए ये y2 बटे y1 आएगा। इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देते हैं, विलोम कर देते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी सेम वही है। मान रख दीजिएगा, x1 का मान है 100 और x2 का मान कितना है 125, बराबर y2 का मान कितना है n और y1 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा यानी तिरछा गुणा, 125 से गुणा करेंगे n में, हो जाएगा 125n बराबर 100 का गुणा करेंगे 20 में, यहाँ लिख देंगे 100 गुणा 20, है ना। चलिए अब n का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 100 गुणा 20 बटे 125। अब देख रहे हैं कि 100 और 125 25 से कट रहा है, जितनी अधिक संख्या से हम काटेंगे, जितनी बड़ी संख्या से काटेंगे उतना सवाल छोटा हो जाएगा। यदि आपको 25 वाला नहीं आता है तो आप 5 से भी काट सकते हैं। चलिए 5 से काट देखते हैं, 5 दूनी 10, काटा 5 से, 5 दूनी 10, 25। अब 5 से काट देंगे, 5 चौके 20 और 25 25, 5 से काटा 5 चौके, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर 4 गुणा 4, यानी n बराबर 4 में 4 गुणा करते हैं तो आता है 16 दिन आ जाएगा। कह सकते हैं कि अतः वह भोजन सामग्री भोजन सामग्री 16 दिन के लिए पर्याप्त है, 16 दिन चलेगी या 16 दिन के लिए पर्याप्त हो, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये आपका आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री। अब यहां पर हमें ज्ञात करना है समभुज की भुजाओं की संख्या। तो समभुज की भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि जो समभुज होता है उसके सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, बटे क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे एक बाह्य कोण की माप, एक बाह्य कोण की माप, क्योंकि जो समभुज है उसमें सभी कोणों की माप बराबर होती है, यह लिख दिया माप, ठीक है। अब नीचे हम लिख देंगे 360 बटे एक, जो बाह्य कोण की माप कितनी है 45 डिग्री दी गई है, 45 डिग्री। अब ये संख्या 9 से कट सकती है, 9 से काट देंगे, 5 से कट सकती है, 9 से काटा हमने, 9 पंजे 45 और 9 36 क्या शून्य, 5 से काट दिया, 5 9 ये आ जाएगा 8। तो लिख देंगे अब, अतः उस समबहुभुज में, या समबहुभुज है ना, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या 8 है, 8 9 की
ये आपका होता है। अब इसी प्रकार से ये प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि 8 भुजा हो गई, ठीक है, ये हमने भुजा निकाले, ये प्रश्न हुआ कंप्लीट। अब इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको कोण की माप न देते हुए आपको दी जाती है भुजाओं की संख्या, है ना, और कोण की माप ज्ञात करना है। तो करना वो क्या है कि यहाँ लिखना है कोण की माप और 360 बटे यहाँ जाएगी भुजाओं की संख्या। इसी प्रकार से उसको भी हल आप कर सकते हैं, है ना। ऐसे मैंने जो वीडियो दिए हुए हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहां पर ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। और विगत वर्षों में जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रैक्टिस पेपर जारी किए गए थे उनके हल भी आपको मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में आप जाके देखें और सीखें। अगला जो प्रश्न है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से 85 की घात 2 यानी 85 वर्ग का मान ज्ञात। अब देखिए ये सूत्र होता है एकाधिकेन पूर्वेण, है ना, इसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं। हमें मान ज्ञात करना है 85 का वर्ग, इसका अर्थ क्या हो गया 85, है ना, गुणा 86, घातांक 2 है तो उसको 2 बार लिखते हैं, ठीक है। अब एकाधिक का मतलब क्या होता है, यानी एक अधिक किसका, जो दाहिने स्थान पर है ना, देख रहे हैं दाहिने स्थान पर जो अंक है इस एक अधिक का गुणा करते हैं 8, हाँ, ठीक है। और जो इकाई अंक है इसमें क्या करेंगे, इकाई का जो अंक है उसमें उसी का हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। 8 का गुणा 9 करेंगे कितना जाएगा 8 9 72 और 5 में 5 गुणा करते हैं। अब इन दोनों को हम मिला लेंगे तो आएगा 7230, इसलिए 86 का वर्ग बराबर होगा 7225, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि, ये आपका आंसर हो जाएगा 7200, ठीक है, बहुत आसान है। और एकाधिकेन पूर्वेण जो विधि है वही लागू होती है जहां पर इकाई के स्थान पर क्या होता है 5 का अंक होता है, 5 होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। और अभ्यास के लिए मैं आपको दे रहा हूं कि जहां पर 85 वर्ग है इस स्थान पर आप 55 कर ले सकते हैं, है ना, के बाद में 95 का भी कर सकते हैं और कोई भी संख्या आप इस प्रकार से ले सकते हैं ताकि आप ये, अब जैसे हमारे 3 अंक आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 है तो 10 से गुणा किसमें करेंगे 11 में करेंगे, नहीं एक अधिक कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से इसे आप प्रैक्टिस करें और इसे सीखें, बहुत ही बढ़िया विधि है। अब अगला जो प्रश्न आ रहा है कि ऊर्ध्व तिर्यक विधि के प्रयोग से 2x धन 1 और 3x धन 2 का गुणा कीजिए, ठीक है। ऊर्ध्व तिर्यक विधि, ऊर्ध्व मतलब क्या होता है खड़ा, है ना, ठीक है। अब 2x 1 का गुणा हमें करना है इसमें 3x धन, अब कैसे करना है देखिए, ऊर्ध्व तिर्यक विधि मतलब ऊर्ध्व मतलब होता है इस प्रकार से, ये ऊर्ध्व कहलाता है ऊपर से नीचे, यानी पहले हम क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे 1 में, है ना, धन 2 गुणा करेंगे धन 1 में, तो दोनों चीज धन है इसलिए 2 एकम यहाँ पर धन जाएगा, 2 एकम 2 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है तिर्यक, तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, तो यहां से इस प्रकार से तीर का चिन्ह बनवा देता हूं आपको समझने के लिए। मतलब क्या हुआ कि 2 का गुणा करेंगे 2x में, चिन्हों का ध्यान रखेंगे आप, है ना, दोनों धनात्मक है दिक्कत नहीं है। 2 का गुणा किया हमने 2x में कितना हो जाएगा 4x, ये हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा इधर 4x, फिर 3x गुणा करेंगे 1 में तो 3 एकम 3x। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देते हैं चिन्हों अनुसार, यह आ जाएगा धन 7x, ये भी धन है और ये भी धन है, धन आ जाएगा, तो यहाँ लिखा हमने धन 7x, 7x, अब कोई चिन्ह नहीं मतलब धन का चिन्ह है। फिर उसके बाद में वापस ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, यानी 2x गुणा करेंगे 3x में, 2x का गुणा हम कर रहे हैं 3x में, तो 3 दूनी 6 और x में x को गुणा करते हैं तो आ जाता है x घातांक 2, क्योंकि गुणा में घातांक जुड़ती है और यहाँ पर कोई घातांक नहीं है मतलब 1 है, ध्यान रखिएगा, 1 और 1 2 हो गया, क्या हो गया 6x वर्ग, ये हो गया, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप जो है अभ्यास करके सीखें और
परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने का गणित काफी सरल है, लेकिन उसे सही तरीके से समझना जरूरी होता है। और यदि आप इसे जाते हैं तो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका आपको लाभ मिलता है। अब आगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक आएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा। इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 17 है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं कि इसे इसका गुणा कर दिया, इसे गुणा कर दिया, जोड़ दिया, ये उत्तर आ जाएगा। लेकिन जो प्रश्न में कहा जाता है हमें उसी तरीके से हल करना होता है, अन्यथा नंबर नहीं। यहां पर कहा गया है वितरकता के उपयोग, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। ठीक है, इसे हम वितरण गुण भी कहते हैं। वितरकता का मतलब होता है वितरण गुण भी होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग करना है। इसके उपयोग करने में क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि दो पद है, एक पहला पद है और दूसरा पद है। हम जानते हैं कि पद या तो धन से या ऋण के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। गुणा में काफी लंबी संख्या हो सकती है, वहां पद चेंज नहीं होता। देखिए दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि 9/16 और 9/16 दोनों पाया जा रहा है, यानी ये क्या है, उभयनिष्ठ है ना। तो इस उभयनिष्ठ पद को हम क्या करेंगे, बाहर निकालते हैं, 9/, ठीक है। अब इसके अंदर जो बचा हुआ है लिख देंगे, क्या बचा है, 4/12 का चिन्ह लगा है, लगा दिया। यहां बचा हुआ है ऋण 3/9। अब चूंकि ऋण है इसे हम क्या करेंगे, छोटा कोष्टक है इसे लिख देंगे, छोटा कोष्टक बंद और मंझला कोष्टक। क्लियर, ये स्टेप आपके हो गई है। अगली स्टेप में 9/16, ठीक है ना। अब यहां पर हम देख रहे हैं 4/12, धन और ऋण का गुणा करते हैं तो ऋण आ जाता है, ऋण 3/9 और इस प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है, इससे क्या होगा, गलती नहीं होगी। अगली स्टेप हो जाएगी 9/16। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जो हर है इन हर का निकालेंगे एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्ती। तो 12 और 9 का लघुत्तम समावर्ती निकालने हैं, है ना। तो ये आता है 36, यानी आपको याद है कि लघुत्तम समावर्ती कैसे निकाला जाता है। देखिए 12 और 9 का हम निकालते हैं लघुत्तम समावर्ती, कैसे निकालते हैं वो भी समझ लेते हैं। किसी भी यदि संख्या में पहले 2 का भाग जाता है, 2 का भाग लगना चाहिए, 2 का भाग गया 6 बार। अब 9 में पूरा भाग नहीं आ रहा है, 9 की 9 उतार लिए, ये 2 का भाग लगाते हैं, आ जाता है 2 के 9। अब 2 का भाग नहीं आएगा, अब जाएगा 3 का भाग, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, ये निकालते हैं इस प्रकार से। अब इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। क्लियर। अब जो हर 12 है इसका हम भाग लगाते हैं 36, कितनी बार जाएगा, 12 तिया 36, 3 बार। अब 3 का गुणा कर देंगे हम 4 में, तो के 12, 9 का भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा, जो कि 36, यानी 4 बार। अब 4 का गुणा कर देंगे 3 में, 4 तिया 12, ठीक है ना, ये लीजिए हमने। अब अगली स्टेप क्या हो जाएगी, देखिए 9/16, है ना। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह। अब 12 में से 12 घटाते हैं तो कितना आता है, 0/, ठीक है ना। अब 0 में 36 भाग लगाते हैं, कितना आता है, 0 आता है। और किसी भी संख्या में जब हम 0 गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा आता है। ये इसका जो आपका आंसर है क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं और प्रश्न पत्र में जिस विधि का बोला जाए हमें उसी विधि से हल करना होता है। अगला प्रश्न है, समीकरण हल कीजिए। x ऋण 5/3 बराबर x ऋण 3/। अब यहां पर क्या करेंगे कि यहां पर हम करेंगे तिरक गुणा। पहले हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं, x ऋण 5/3 बराबर x ऋण 3
बटे, अब करें हम तिरे का गुणा यानी त्रिशा गुणा, 5 गुणा कर देंगे इसमें 1 से ऋण 5 में, तो हम इस प्रकार से पहले एक स्टेप लिख लेंगे ताकि गलती ना हो। इसलिए हमने 5 गुणा करना है 1 से ऋण 5 में, इसको हमने कोष्ठक के अंदर लिख दिया है, बराबर इसी प्रकार से 3 का गुणा करना है 1 से ऋण 3 में, तो हमने लिख दिया 3 कोष्ठक में 1 से ऋण, अब 5 गुणा 1 से ऋण 5 में करना है, पहले क्या करेंगे 5 गुणा करते हैं हम 1 में, तो जाता है 5 का चिन्ह लगा है, लगा दीजिएगा, फिर 5 का गुणा करेंगे इसमें 5 में, आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 3 का गुणा करेंगे हम पहले x में, जाएगा 3x, ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, लगा दीजिएगा, फिर 3 का गुणा करेंगे हम 3 में, ये आ जाता है, ठीक है। अब इसके आगे जैसे हम साधारण समीकरण हल करते हैं वैसे करना है कि दोनों पक्षों में यदि चर राशि है तो उसे हम किसी एक पक्ष में क्या करते हैं, लिख देते हैं, तो 5x 3x है, पक्षांतर किया तो हो गया ऋण, बराबर क्या बचा है पर ऋण 9, है ना। अब ऋण 25 का करते पक्षांतर हो जाता है, ठीक। 5x में से 3x घटाते हैं तो बचता है बराबर, अब देख रहे हैं कि एक संख्या यहाँ पर ऋणात्मक है और एक संख्या धनात्मक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम हटा देते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या चूंकि धनात्मक है इसलिए 25 में से 9 घटाते हैं तो 16 आता है, और धन का चिन्ह हम लगाते नहीं है ना, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो धन का चिन्ह है। अब हमें x मान ज्ञात करना है, x बराबर 16, अब तो यहाँ पर x के साथ में गुणा की क्रिया कर रहा है, पक्षांतर करने पर करेगा भाग की क्रिया, बटे में चला जाएगा, अब काट देंगे 2 कम 2 बटे 100, क्या जाएगा x बराबर 8, और यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर लिख देंगे x बराबर 8, क्लियर, आगे समझ में। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी परीक्षा में किस प्रकार का पेपर आता है और कैसे हल करना है ये जान सकें और अधिकतम अंक प्राप्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक थैले में 5 लाल गेंदे और 3 पीली गेंदे हैं, ठीक है ना। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई घटना के कुल परिणाम कितने हो रहे हैं, यानी हमारे पास में 5 तो लाल गेंद हैं और 3 है, यानी 5 और 3 को हम जोड़ देते हैं, कितना आता है 8, यानी यहाँ पर घटना के कुल परिणाम कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, है ना, देखिए अनुकूल मतलब हमें लाल गेंद प्राप्त करनी है भैया, तो लाल गेंद प्राप्त होने की संभावना कितनी है, 3 है, 3 गेंदे 3 संभावना हो सकती है, 3 अनुकूल घटना हमारी हो सकती है, तो अनुकूल परिणाम हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, यहां आ जाएगा अनुकूल परिणाम, लिखेंगे हम अनुकूल परिणाम परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम के कुल परिणाम, ठीक है ना, ये हमारा हो जाता है परिणाम, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, मान रख देंगे, ये घटना के जो परिणाम है ना, अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं, ये यहां पर आ जाएगा, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, ठीक है ना, और घटना के कुल परिणाम कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं, हमने 8, ठीक है। अतः लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी कितनी, 3/8 होगी, 3/8 होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा बटे 8, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20, भाग विधि से 625 का वर्गमूल क्या, ठीक है ना। मैंने आपको ये बताया था कि प्रश्न में जिस भी विधि का
कहा जाता है, हमें उसी विधि से हल करना होगा। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती है, सामान्यतः अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। एक दूसरी होती है विलोपन विधि भी होती है। हाँ। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं भाग विधि की। जब भाग विधि का हमें कहा जाता है तो भाग विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 625 का हमें याद करना है भाग विधि द्वारा। कार से हम ये अब दाहिनी ओर से दो दो अंकों के हम क्या करेंगे, जोड़े बनाते हैं। बना दिए। अब यहाँ एक अंक हो सकता है या दो भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, एक अंक है तो भी। अब ये जोड़ा है, यहां पर हम देख रहे हैं जोड़ा बनाने के बाद में ये बच रहा है। तो क्या करना है भाग विधि में, ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग, ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग 6 से अधिक। कैसे, देखिए एक संख्या है, इसका वर्ग कितना होता है, 1। 2 का वर्ग कितना होगा, 4। 3 का वर्ग कितना होगा, 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग, ठीक है ना। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि उसका वर्ग 6 से अधिक न हो, 6 से ज्यादा न हो। हम देख रहे हैं कि 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। यदि 3 लेंगे तो संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसलिए क्या करेंगे, 2 लेते हैं। 2 हमने यहां पर लिखा और 2 हमने यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 2 दूनी 4 आ गया, 4 इनको गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 और इस प्रकार लाइन खींच दिया। इसको हम घटाते हैं, 6 में से 4 घटाते हैं, बचता है कितना, ठीक है। अब 2 लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 इसमें जोड़ देते हैं, तो हो जाता है 4। अब थोड़ा इधर लिखेंगे, लिखनी है। अब यहां पर है खाली स्थान, है ना। यहां पर कौन सा अंक लिखें कि उस अंक लिखने के बाद में जो संख्या बनेगी उसमें उसका हम गुणा करते हैं, है ना, तो इस संख्या से अधिक न हो। अब ये हो गया, ये जोड़ा उतार लिया हमने, ठीक है। अब यहां पर कौन सा अंक लिखा जाए ताकि उसी अंक का उसमें गुणा करें तो 225 से अधिक न हो। तो देखिए इसलिए क्या करते हैं कि यहां पर जो अंक होता है इसका, ये जो प्रथम 2 अंक हैं इसमें भाग लगा लेते हैं, एक अनुमान लगाने के लिए। भाग लगाना जरूरी नहीं होता है। तो 4 पंजे 20, है ना, यानी 5 हो सकता है। तो यदि 4 के दाहिनी ओर 4 लिखा हुआ है, इसके दाहिनी ओर यदि 5 लिखें तो हो जाता है 45। अब जो अंक लिखा है ना उसी अंक का इसमें गुणा करना होता है। गुणा करते हैं, आ जाता है 225, इसके बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर 5 हम लिख सकते हैं, 5 यहाँ लिखा और 5 यहाँ लिखा। अब 45 में 5 गुणा करते हैं, कितना आता है, 225। यही घटा दिया और यहाँ पर से 0 आ गया। अब 5 लिखा है ना तो हमको इसमें 5 जोड़ना भी, कितना हो गया, 5 10 की 0 80 गया, 4 1 5। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो संख्या आती है ये इसकी दुगुनी होती है, डबल होती है। तो समझिए कि हम सवाल सही कर रहे हैं, बस हो गया। लिख देंगे यहाँ पे 630 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर पूर्ण धन संख्या बन जाए। तो जब भी संख्या में गुणा करना है या भाग करना है, यहाँ भाग भी आ सकता है, तो सवाल वैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ गुणा है बस आपको खाली भाग कर देना है, थोड़ा चेंज करना है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या हमको दी गई है 256, उसके हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 256 में 2 का भाग लगाते हैं, कितना आता है, ये 2 भाग जा रहा है, 128 में 2 का भाग लगाते हैं, आता है 64। 64 में 2 भाग लगाया, कितना आया, 32 में 2 भाग लगाते हैं, आता है। 16 में 2 भाग लगाया 8। 8 में 2 का भाग लगाने में 4। 4 में 2 का भाग लगाने में 2 और 2 में हम 2 का भाग लगाते हैं, आता है।
ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहां पर हम लिख देते हैं कि 256 के अभाज्य गुणनखंड है ना, तो हम लिख देते हैं। अब कितने हैं, दो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 बार को गुना तो, ठीक है, ये हमने 8 बार लिखा। अब चूंकि बात हो रही है पूर्ण घन की, है ना, देखिए पूर्ण घन में क्या होता है कि समान अभाज्य गुणनखंडों के तीन तीन के समूह बनाते हैं, है ना। देखिए एक समूह ये बन गया, एक समूह ये बन गया, अब इसका तीन का समूह नहीं बना हुआ है ना। यानी इसे पूर्ण घन बनाने के लिए हमें एक और दो चाहिएगा, है ना, भाई दो तो है हमारे पास में, है ना, ये दो हैं। अब तीन का समूह बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो का गुणा करना पड़ेगा, ये और चाहिए, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे कि अतः 256 को पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें दो का गुणा करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है, ये आपका, क्योंकि हमें ये पूछा गया है ना, कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए, ठीक है ना। इसमें दो गुणा करेंगे तो जो संख्या बनेगी वो पूर्ण घन, क्लियर हो गया। अब इसी प्रश्न में यदि भाग का पूछे जाएंगे, क्या करेंगे कि भैया ये जो समूह बनाने के बाद जो संख्या बच जाती है ना, यदि एक बचता है गुणनखंड उसका भाग लगा देंगे, दो बच रहे हैं तो उनका गुणा करके भाग लगा देंगे, दो दूनी चार का भाग लगाना पड़ेगा बस। इसी प्रश्न को हम भाग के द्वारा भी कर सकते हैं। अब आराम से आप जो है सकते हैं। अब यहां पर अन्य संख्या लेकर के इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्कूटर 42,000 रुपए में 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्य मतलब उसका मूल्य कम होता है ना? कोई भी वाहन खरीदते हैं तो उसकी कीमत दिनों दिन घटती चली जाती है, तो कीमत घटने को बोलते हैं अवमूल्यन, है ना। उसकी कीमत कम हो रही है, अब कितनी कम हो रही है, 8% वार्षिक, यानी हर वर्ष में 8% उसकी कीमत कम होती चली जा रही है। यहाँ ये पूछा गया है कि एक वर्ष के बाद में स्कूटर का मूल्य क्या होगा। देखते हैं हम, स्कूटर का जो वर्तमान मूल्य है वह है 42,000 है, 42,000 रुपया, ठीक। और अवमूल्यन की दर कितनी दी है हमें, 8% वार्षिक, क्या दी है, 8% वार्षिक दर दी गई है। तो एक वर्ष के बाद में स्कूटर का मूल्य कितना होगा, देखिए एक वर्ष के बाद में स्कूटर का मूल्य बराबर यहां ले देंगे स्कूटर का वर्तमान मूल्य, अभी उसका मूल्य कितना, ये वर्तमान मूल्य हो जाएगा, ब्रैकेट में एक ऋण। अब यहां पर जो अवमूल्यन की दर है उसको लिखेंगे, चिन्ह लगाएंगे ऋण का, क्यों कि घट रही है, अवमूल्य मतलब उसकी कीमत घट रही है और घटने के लिए हम ऋण का चिन्ह लगाते हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम अवमूल्यन दर, अवमूल्यन, ठीक है, बटे, अब एक वर्ष बोला गया है, मैंने लिखा एक, दो वर्ष बोलते हैं दो लिखते हैं, ठीक है ना। तो वर्तमान मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य है 42,000। अब एक ऋण, अवमूल्यन दर कितनी है, 8% है, तो 8 बटे घातांक एक है, लगाते नहीं, तो यहां पर हो जाएगा 42,000 बटे कुछ नहीं है एक लिखा गुणा। अब देखिए ऋण है तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी 100 में से 8 घटाते हैं तो बचेगा 92 बटे, अब लास्ट में शून्य है तो शून्य से शून्य हम कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा भैया,
अब बचा है 420 गुणा 92। अब 420 में क्या करेंगे, 92 का गुणा कर देते हैं, ये रफ्तारी है और यहाँ पर हम कर सकते हैं 420 में 92 का गुणा कर देते हैं। 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 लगाते हैं। 9 शून्य शून्य, 9 दूनी 18 के 8, हासिल का 1 और 1। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। 0 4 16 के 6, हासिल का 1, 7 और 1 8, 3 हो जाएगा 38,640 हो जाएगा 38,640। दे देंगे कि अतः एक वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य का 38,640 रुपये का, और यहीं पर आपका आ जाएगा 38,040। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब आएंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। आएंगे आपको 4 आएंगे, और इसमें से प्रत्येक प्रश्न होगा 5 अंकों का। अब ये प्रश्न किस अध्याय से आने वाले हैं, इसका वीडियो मैंने बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस यहाँ पे 3 डॉट होगी, आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे होंगे। इस वीडियो के नीचे ऐसे 3 डॉट होगी और लिखा होगा मोर, तो क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3x ब्रैकेट में 4x 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 को सरल कीजिए और x बराबर 3 के लिए मान गया। ठीक है ना, इसे हम हल करेंगे, देखेंगे x ब्रैकेट में 4x 5, इसे हम पहले क्या करेंगे, सरल करते हैं। देखिए 3x गुणा करें हम किसमें, पहले 4x, 3 चौके 12, x गुणा किया हमने x में, हो गई x की घात 2, 3 का चिन्ह लगा हुआ है, 3 लगा दिया। अब 3x गुणा करेंगे हम किसमें, 5 में, 3 पंजे 15, x का अब यहां पर चूंकि देखिए कि x 84 तो है, लेकिन दोनों की घातांक अलग अलग है ना। जब दोनों घात अलग अलग होती है तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी संक्रिया का प्रयोग नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर 3 मान रखेंगे, x बराबर मान रखने पर अब 12 क्वेश्चन लिखा हमने, x मान कितना है, घात हो गई, प्रिंट 15 क्वेश्चन लिखा x मान 2, सॉरी 3 मान कितना है, ठीक है। अब 12 यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा, अब 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3, ठीक है। फ्रेंड यहाँ पर भी गुणा हो रहा है दोनों बीच में, 15 गुणा 3, ठीक है ना। अब 9 और 9 गुणा करेंगे 12 में, तो 12 में 108, ठीक। 15 गुणा करेंगे 3 में, तो आता है 45। अब यहाँ पर जो बारहवां रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले जोड़ करेंगे, है ना। 108 में हम 3 जोड़ते हैं, क्या लिख देंगे, 108 ऋण 35, 108 में 3 जोड़ते हैं तो आता है 111। अब 111 में से क्या करेंगे, 45 माइनस कर देंगे, 11 में से 5 घटाते हैं, 10 में से 4 घटाएंगे, ठीक है ना, कितना जाएगा, 66 आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, से अब यहाँ पर लेकर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
एक अब यहाँ पर एक आयताकार आपको कागज दिया गया है ना, उसकी चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर, है ना। 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर, यानी चौड़ाई के दिशा में, है ना, मोड़ करके 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा गया है और बेलन बनाया गया है, इसमें क्या होगा कि कागज की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई बन जाएगी, है ना। कागज चौड़ाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। तो कागज की चौड़ाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो बेलन की ऊंचाई कितनी जाएगी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और बेलन की त्रिज्या, है ना, अब ऊंचाई मतलब h के द्वारा इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और बेलन की त्रिज्या यानी r, है ना, ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यानी जो कागज की चौड़ाई होगी वही बेलन की ऊंचाई होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर लिखेंगे बेलन का आयतन निकालने का सूत्र, ना, ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है पाई आर एच। एच यानी ऊंचाई होती है, आर यानी त्रिज्या, और पाई का मान आपको मालूम है, जब तक कोई अन्य मान न दिया जाए तब तक हमें 22/7 का उपयोग करना है, ठीक है ना। तो यहां पर पाई का मान कितना हो गया, 22/7 गुणा आर वर्ग, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या हमें दी है 20, तो यहां लिखेंगे हम 20 गुणा 20, वर्ग मतलब 100 गुणा बटा 1, गुणित एच का मान कितना दिया है, 14, एच यानी ऊंचाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 से हमने 14 काटा, 7 दूनी, अब क्या बचा, 22 गुणा 20 गुणा 20 2, कम कर लेंगे, गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 22 दूनी 44 और 20 का गुणा यदि 20 में करते हैं आता है 400। अब 2 शून्य है, ये पहले लिख दीजिए, 4 चौक 16 के 6, हासिल का 1, 16 1 17, आसान तरीका है। ये हो जाएगा 17,600। आयतन का मात्रक होता है घन इकाई, यह जाएगा घन, है ना, और यहाँ दिया है सेंटीमीटर इकाई, तो यह जाएगा घन सेंटीमीटर, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 17,600। अब घन लिखते हुए आप सेंटीमीटर की घातांक भी, दोनों मतलब एक ही होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा 17,600 घन सेंटीमीटर। पढ़ेंगे वही, लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है ना, थोड़ा अलग होता है। ओके, अगला y वर्ग, y घातांक 2 घन 7y घन 10 भागित y धन 5 को हटा, मतलब क्या हुआ कि y वर्ग धन 7y धन 10 में हमें क्या करना है कि y धन 5 का भाग लगाना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, समझ जाएंगे तो आसान है। देखिए यहां हम देख रहे हैं कि द्विपदी व्यंजक दिया हुआ है ना। इसे पहला पद क्या है, y है, हम बात करेंगे खाली पहले पद की, यानी y का भाग लगाते हैं y वर्ग में। हम जानते हैं कि y वर्ग का मतलब क्या होता है, y गुणा y, ये हमें पता है ना। अब इसे y का भाग लगाना है, तो y से y कट गया ना, अब भावर कितना आया, आया, क्लियर, कितना आया, y आया। तो हम क्या करेंगे, y को यहां पर लिख दिया। अब y का गुणा करेंगे y धन 5 में, y 5 में हम क्या करेंगे, y का गुणा करेंगे, याद है हम गुणा करना, y का गुणा y हम करते हैं, है ना, तो क्या जाएगा y वर्ग, घातांक की जुड़ी आती है गुणा करने में, धन y का गुणा करेंगे 5 में, क्या जाएगा 5y, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे y वर्ग धन 5y, लिख दिया। अब लाइन खींचेंगे, इसे हम घटाए के हैं, है ना,
अब मालूम है कि भाग में हम क्या करते हैं, भाग क्या करते हैं, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे जो चिन्ह है ना इसको चेंज कर देते हैं, ऋण ऋण, और अब हम इन चिन्हों का उपयोग करेंगे, ये भूल जाएंगे। देखिए y वर्ग में से y वर्ग हम घटाते हैं, क्या बचेगा, ठीक है ना। अब 7y में से 5y घटा देंगे तो बचेगा 2y। अगला जो पद है यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ऐसे में। अब शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो गया, 2y है ना 10 हो गया। तरीका वही वापस कि पहले पद का भाग लाएंगे पहले पद में, यानी 2y में हम y का भाग लगा देंगे, y से y कट जाएगा, कितना बचेगा 2। इस 2 को हम यहाँ लिख देंगे। देखिए यहाँ धन का चिन्ह है तो हम यहाँ धन का चिन्ह, यदि यहाँ ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगा देंगे, ये लिखा 2। अब 2 का गुणा करेंगे y धन 5 में, उसी प्रकार से 2 का गुणा करेंगे y धन 5 में, 2 गुणा किया y में क्या गया 2y धन 2 पंजे, यहाँ ले देंगे 2y धन खींच दिया। अब क्या करते हैं, धन का ऋण, अब 2y में से 2y घटेगा 0, 10 में से घटाएंगे 0, ये आपका आ गया है ना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, भागफल क्या आ जाएगा y धन क्या गया y, तो आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटा लिया गया तापमान को दर्शाता है। आपके सामने आलेख है ना, इसमें जो समय आपको दिया गया है कि प्रातः 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 1 बजे, दोपहर 2 बजे और सायं। अब एक रोगी है, पेशेंट है, उसका प्रति घंटे तापमान लिया गया, हम देख रहे हैं कि 9 बजे उसका तापमान कितना था, देखिए अब यहाँ 35 है, यहाँ पर 36 है, यानी बीच में आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 35.5, ये हो गया 35.5। फिर 10 बजे कितना हो गया 30 हो गया, 11 बजे उनका तापमान हो गया कितना 40 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब ये हमने देखा, इसके आधार पर नीचे आपको प्रश्न दिया है, हल करना होगा। रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर कितना था, देखिए तो ये 1 बजे दोपहर है, चलेंगे ऊपर देखेंगे लगा हुआ है, इसको मिलान करेंगे, आइए 36.5 आएगा, कितना तापमान था, चला जाएगा पर 36.5 की क्या लिखा हुआ है, तापमान है डिग्री, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। अब देखिए 38.5 यहां पर आ रहा है 38.5 तापमान कब था, चलेंगे यहाँ आ रहा है, यहाँ से नीचे आएंगे, देखें दोपहर 12 बजे, लिख देंगे दोपहर 12 बजे, तो आपका जाएगा दोपहर 12 बजे, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक ही समान था, ये 2 समय क्या थे। अब देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तापमान दोपहर 1 बजे कितना था 30.5 था, और 2 बजे भी 36.5 था। तो पूछा गया है, समय पूछा गया है, तो दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे देंगे, दोपहर 1 बजे था, दोपहर 2 बजे था, दोपहर, ठीक है, ये 2 समय थे जबकि तापमान एक समान था। अब अगला प्रश्न है 1.30 मतलब 1:30 पर यानी 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष आप कैसे पहुंचे। देखिए जब 1 बजे तापमान था हमारा 36.5 डिग्री सेल्सियस और 2 बजे भी कितना था 36.5 डिग्री सेल्सियस, यानी इस तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि 1:30 बजे भी जो है 36.5 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे हम, ये जो है आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़े को देख करके, ठीक है ना।
क्योंकि 1 बजे तापमान इतना था, 2 बजे इतना था, यानी 1:30 बजे भी तापमान इतना ही था। ये तो देख करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अगला प्रश्न है, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है? यानी रोगी तापमान कब बढ़ा? देखिए, अब प्रातः 10 बजे तापमान था 36 डिग्री सेल्सियस और 11 बजे कितना हो गया था? 39 डिग्री सेल्सियस। यानी 10 और 11 के बीच में इसका तापमान बढ़ा है ना? यानी 10 और 11, तो प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे से प्रातः 11 बजे का जो अंतराल था, है ना, इस अंतराल में उनका तापमान बढ़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके लिए हमने एक अभ्यास प्रश्न पत्र तैयार किया था, ताकि आपको पता लगे कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसा ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेसिक गणित की जानकारी लेने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। इंग्लिश वर्कबुक के भी हैं और गणित के भी, एनएमएस एग्जाम के भी हैं और एसएससी एग्जाम के भी। इस प्रकार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आप इन बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो आप सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।